ये बच्चों स्लाइड्स नजर आ रही हैं? नहीं सर। नहीं आ रही? सर मुझे तो फखर सुल्तान नजर आ रहा है। क्या बात। आप मुझे ही देखते रहो बस। चलो तुम दोनों एक दूसरे को देखते रहो लेकिन लेक्चर भी सुनते रहो। चलें जी, स्टार्ट लेते हैं बच्चों। स्क्रीन शेयर कर देता हूं आप लोगों के साथ जी। कहाँ पे हम लोग थे? ट्रीटमेंट ऑफ सर्कुलेटरी शॉक्स। क्या अभी तक बताया था जी शामिर? क्या ट्रीटमेंट बताई थी? सर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो जाती है और बेटा वैसे जनरल बॉडी ट्रीटमेंट से स्टार्ट करो। जनरल ट्रीटमेंट। जनरल ट्रीटमेंट मैंने कहा था कि पहले तो पेशेंट को आप कोल्ड में लाओ, वार्म से। अगर उसको वार्म में है, वो काम कर रहा है, कोई मजदूर है और वो अनकॉन्शियस हो गया, तो समझो कि वो हाइपोवोलेमिक शॉक में गया है। तो सबसे ठीक पहले है। तो उसको कोल्ड की जगह पे लाओ। फिर उसका फुट एंड रेज करो ताकि उसका वीनस रिटर्न, कार्डिक आउटपुट आप ज्यादा हो इंक्रीज। जाएगा। और अगर आप हॉस्पिटल पहुंच चुके हो उतनी देर तक उसको लेके, तो फिर आप ऑक्सीजन भी दे सकते हो। उसका इतना इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये जरूर होता है कि हाइपोक्सिक कंडीशन, अगर कोई टिश्यूज में हाइपोक्सिया है तो उसको वो देख सकता है, फिर वो ओवरकम कर कंपनसेट सकता है। कर लेगा। फिर ये सारा कुछ, ये जनरल ट्रीटमेंट है। फिर आप उसकी कॉज देखोगे, कॉज क्या है इसके अनकॉन्शियसनेस की या इसके शॉक की, क्या कॉज है। ठीक है। इफ कॉज ठीक इज है। ब्लड लॉस, गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। यानी कि अगर वो हाइपोवोलेमिक शॉक में है, हाइपोवोलेमिक शॉक की भी आगे मल्टीपल कॉजेज है ना, कि अगर तो जी। ब्लड लॉस है, प्लाज्मा लॉस है, फ्लूइड लॉस है। फॉर एग्जांपल अगर उसको डायरिया हुआ है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, तो फ्लूइड लॉस है ना, ब्लड की तो जरूरत नहीं है उसको। फिर आप यस सर। उसको फ्लूइड लगाओ। ठीक है। अगर हार्ट का पेशेंट है, एक्सीडेंट हुआ है या खुदा ना खास्ता कोई और एक्सीडेंट हुआ है, वो किसी बिल्डिंग से गिरा, जो भी हुआ, और फिर आपको अगर ये पता चल गया है, तो फिर आप उसका HB CBC भिजवाओ। उतनी देर तक आप अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपके पास ब्लड बैंक में है तो आप उसको ट्रांसफ्यूज कर दो, ग्रुपिंग क्रॉस मैचिंग करवा के। ठीक है। तो इफ कॉज इज ठीक है। ब्लड लॉस, गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इफ प्लाज्मा इज कॉज, देन प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन। इफ फ्लूइड इज कॉज, देन फ्लूइड ट्रांसमिशन। ये तो है हाइपोवोलेमिक के लिए। ठीक है। उसके सर अलावा जो सैलीन सॉल्यूशन होता है सर, वो जो है वो ब्लड लॉस में देते हैं, प्लाज्मा लॉस में देते हैं, फ्लूइड लॉस में देते हैं। बेटा जो जैसे आपका एग्जाम नॉर्मल सलाइन है, नॉर्मल सलाइन तो बेटा सिर्फ फ्लूइड लॉस को कंपनसेट करेगा। हाँ, जब तक आपको ब्लड नहीं मिलता, प्लाज्मा नहीं मिलता, उतनी देर तक आप फ्लूइड लगाओगे जरूर, ताकि उसका हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ ना जाए, एग्जॉस्ट ना हो जाए। ठीक है। उतनी देर तक आप फ्लूइड अटैच कर सकते हो। लेकिन असल अगर कॉज उसकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, तो वो फ्लूइड से तो नहीं ना हो सकती, चाहे वो नॉर्मल सलाइन है, चाहे वो डेक्स्ट्रोस सलाइन है, चाहे वो रिंगर लैक्टेट है, जो भी फ्लूइड है उससे वो ब्लड रिप्लेस तो नहीं हो सकता ना। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा फ्लूइड का, जिसकी वजह से हार्ट जो है वो एग्जॉस्ट नहीं होएगा, किडनी शट डाउन नहीं होएगी। ठीक है जी। यस सर। अच्छा जी, उसके अलावा आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड दे सकते हो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करते हैं? ये स्टीरॉइड्स होते हैं जो कि हार्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, ये आपकी ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट इन शॉक, इंक्रीज द ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म और स्टेबलाइज लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। आपने कहा था ना कि ATP जो जनरेट, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है वो भी डिग्रेड हो जाती है और आपकी लाइसोसोमल मेम्ब्रेन भी ब्रेक डाउन हो जाती है। तो ये एक तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो स्टीरॉइड्स आप देते हो, उसका इफेक्ट ये होता है कि फर्दर जो आपकी लाइसिस या नेक्रोसिस होनी है टिश्यूज की, उससे प्रिवेंट हो जाती हो। दूसरा, मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म इनहांस हो जाता है ताकि एनर्जी मिल सके। और तीसरा, ये हार्ट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। सिंपैथोमिमेटिक ड्रग्स दे सकते हो जो कि कुछ शॉक में उसकी जरूरत होती है, जैसे न्यूरोजेनिक शॉक जो फाइट और फ्लाइट के अंदर होता है, वेजोवेगल सिंकोप। ठीक है, जो आपको बताया था, उसमें आप ये दे सकते हो। और एनाफाइलेक्टिक शॉक में आपने देना है, एनाफाइलेक्टिक शॉक में तो आपने एंटीहिस्टामीन भी देना है,
क्योंकि ये एलर्जिक रिएक्शन से होता है ना, तो एंटी हिस्टामीन आप एंटी एलर्जिक दोगे उसके अंदर। इन ट्रॉमा अगर तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होगा कि अगर वो फॉर एग्जांपल आरटीए में गिरा हुआ है तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दोगे तो वो हो जाएगा, साथ आप अगर वो पेन में तो उसकी पेन रिलीफ भी आपने करनी है, एनाल्जेसिक्स देने हैं, पेन किलर देने हैं आपने उसको, ठीक है जी। और अगर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, यहाँ एक पॉइंट ऐड कर लो, क्या भला नहीं लिखा हुआ, क्या नहीं लिखा हुआ? इन सेप्टिक शॉक क्या करोगे? इन केस ऑफ जी शाबाश, क्या बोल रहे हो? इन केस फुट ऊपर तो सब में कर लो। इन केस ऑफ सेप्टिक शॉक आप एंटीबायोटिक दोगे बेटा, सेप्सिस है ना, एंटीबायोटिक्स, ठीक हो गया जी। सर सेप्सिस सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, किसी भी इन्फेक्शन से हो सकता है? बेटा वायरल जो खतरनाक होता है वो वायरल होता है, वायरल मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस। बैक्टीरियल भी खतरनाक होता है, स्टेफ ओरियस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये बहुत डेंजरस बैक्टीरिया है, ठीक है। इन केस ऑफ सेप्टिक शॉक आप एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। इन केस ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक आप एंटीहिस्टामीन, एंटी एलर्जिक दे सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ आप हाइपोवोलेमिक शॉक आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, आप फ्लूइड रिप्लेसमेंट, ब्लड रिप्लेसमेंट, जो आप जो कॉज है शॉक की, हाइपोवोलेमिक की, ठीक है। उसके अलावा हर शॉक के अंदर आप ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड दे सकते हो। और सिंपैथोमिमेटिक ड्रग जो होते हैं एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये आप फाइट और फ्लाइट के केसेस में दोगे, ठीक है, न्यूरोजेनिक शॉक में। उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक भी होता है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर सर्जिकल इंटरवेंशन भी रिक्वायर होती है, ये बेशक 9वां पॉइंट ये भी ऐड कर लो। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ये मैं आपको ऐड करके भेज दूंगा, अभी आप समझ लो। इन केस ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक जो होता है वो क्या होता है कि आप सर्जिकल रिमूवल भी उस ऑब्स्ट्रक्शन की कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये था आपका चैप्टर 24 सर्कुलेटरी शॉक। किसी ने कुछ पूछना हो, एक छोटी सी असाइनमेंट जी। सर जो आपने शॉक के फीचर्स बताए थे, साइंस और सिम्टम्स जो पेशेंट्स में आते हैं, वो कंपेंसेटेड शॉक में आते हैं या अनकंपेंसेटेड में आते हैं जो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं? कंपनसेटेड में तो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता और आपके बॉडी उसको कंपनसेट कर लेती है, ठीक है। और जो अनकंपनसेटेड होता है लेकिन रिवर्सिबल होता है, उसमें सिम्टम्स आते हैं और आप उसको ट्रीट करते हो, साइंस आते हैं। ओके सर। और इरिवर्सिबल में तो साइन छोड़ के सब कुछ ही आना है और डेथ में भी आ जाना। सर जो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक है सर, उसमें सिर्फ थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिस की वजह से हो सकता है या फिर और भी कॉजेज हो सकती हैं इसकी? नहीं, मैंने आपको कार्डिक टेम्पोनेट भी बताया बेटा। ओके सर। पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी बताया, कार्डिक टेम्पोनेट भी बताया, जिसमें ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है, पेरिकार्डियम से, और वो ब्लॉक, लेकिन एट द एंड वो ब्लीडिंग भी तो ये क्लॉट ही फॉर्मेशन ही करेगी, ठीक है, ये भी कह सकते हो। किसी ने कुछ पूछना है? मैंने कुछ पूछना है फिर, अगर किसी ने कुछ नहीं पूछना। सर जी ये 3D पल्स को बता दें कि उसमें क्या होता है? रैपिड थ्रेडी पल्स यानी कि आप जब पैल्पेट करते हो, पल्स का प्रैक्टिकल कर लिया आप लोगों ने? जी सर। उसमें पल्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखे आपने? सर इरेगुलर होता है, रैपिड रेट हो सकता देखा है। बेटा, रिदम देखा, कंडीशन ऑफ वेसल वॉल देखी, ठीक है, कंपैरिजन किया, और वॉल्यूम देखा,
थ्रेडी, रैपिड, तेज और बारीक, उसका वॉल्यूम कम होगा। ठीक है, ठीक है, ओके। एक चीज मैंने आपको कही थी, शायद आपको फिर आती है तो आप नहीं पूछ रहे, कोल्ड और वार्म शॉक क्या होते हैं। ये वाइवे के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो आपकी बुक में भी शायद ये लिखा है कि नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये है कि वाइवे में पूछ लेते हैं कि बेटा कोल्ड वार्म शॉक क्या होते हैं। आप में से कोई बताएगा, किसी को आइडिया है? जी, सर अगर बहुत सर्दी या बहुत गर्मी की वजह से सर वेजो कंस्ट्रिक्शन या वेजो डायलेशन हो जाए सर, और ऐसे सर उसे कहते हैं शॉक। सर मैं ये जिसमें बता दूं, शिवरिंग हो। अच्छा मैं ये बता दूं, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, अभी एक दो शॉक के अंदर आपने पढ़ा कि जी एक्सट्रीमिटीज कोल्ड हो जाती हैं, एक आधे शॉक में आपने पढ़ा वार्म हो जाती हैं, इससे भी आप कर सकते हो। तो हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होगा, कोल्ड होगा वार्म होगा? कोल्ड। वेरी गुड। वार्म। शॉक कोल्ड होगा। कार्डियोजेन। सेप्टिक शॉक क्या होगा? सेप्टिक शॉक ज्यादातर सेप्सिस के ही वो Warm. पूछते हैं। सर वो वार्म होगा क्योंकि पायरेक्सिया हो वार्म। जाएगा ना उसकी वजह क्या से बात, फीवर। सेप्टिक शॉक ज्यादातर वार्म होता है, उसमें एक्सट्रीमिटीज वार्म होती हैं और वेजोमोटर जो है वो पैरालाइज्ड होता है। ठीक है, लेकिन कुछ सेप्टिक शॉक के अंदर हार्ट भी कॉम्प्रोमाइज्ड होता है, मायोकार्डियल डिसफंक्शन भी होता है, तो वो उसमें क्या होता है, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज भी हो सकती हैं। एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होती हैं लेकिन फीवर डिटेक्ट होता है, तो सेप्टिक शॉक में बी कोल्ड में बी वार्म, बट हाइपोवोलेमिक इज कोल्ड शॉक। ठीक है, बस आपके लिए इतना काफी है ये कोल्ड और वार्म का कंसेप्ट समझना। और एक बात और याद रखना, वार्म के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व होता है, वेजोमोटर पैरालाइज्ड होता है। ठीक है, और कोल्ड में मायोकार्डियल डिसफंक्शन होना होता है, मायो हार्ट में इफेक्ट होना है ज्यादा। वैसे तो हार्ट दोनों में इफेक्ट होगा लेकिन इसमें ज्यादा होगा। चलें, अब एक क्वेश्चन लिख लें आप लोग, और कल आप लोग मुझसे, वो मैं जिससे पूछूंगा वो अपना कैमरा ऑन करके मुझे वो क्वेश्चन का आंसर दिखाएगा, तो उसकी अटेंडेंस लगेगी। लिखवाऊं क्वेश्चन? ना लिखवाऊं कि लिखवाऊं, बोल तो दो। यस सर। लिखवा चलो, दें। सर लिखवा दें क्वेश्चन। डिफाइन शॉक, enumerate its stages, enumerate its stages, not types, not classify shock, enumerate its stages, and draw a graph define shock, enumerate its stages and draw a graph which show the stages of shock. ये ए पार्ट है। और ये बेटा 3 नंबर का है। पॉइंट 5 की डेफिनेशन है बेटा, एक में आपने एन्यूमरेट करना है और 1.5 के अंदर आपने इसका वो बनाना है ग्राफ। इसका बी पार्ट देखो,
What do you know about septic and hypovolemic shock? ये मैं शेयर कर भी दूंगा, अगर क्वेश्चन आप कहते हो आपके ग्रुप के अंदर ना, मैं शेयर कर दूंगा ये क्वेश्चन। अगर आप नहीं अभी लिख सकते, आप लेटे हुए हो बेड पे, तो कोई बात नहीं, पेंसिल शेंसिल नहीं है। ठीक है बच्चों, हो गया? किसी ने कुछ पूछना? सर्कुलेशन एंड हो गई आपकी? सर ये सर ये आप कोल्ड और हॉट सुनेंगे दोबारा इसे नोट करना। क्या बेटा? ये आप कल सुनेंगे, इसे नोट करना। बेटा ये लिखना है आपने, ये लिखना है, चाहे देख के लिखो चाहे जैसे भी लिखो, ये आपने लिखना है। और मैं कल सुनूंगा तो जाहिर बात है लेक्चर तो होगा तो उसमें सुनूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा इसमें जो टॉपिक है और आता है शॉक के अंदर से क्वेश्चन, आप पास पेपर उठा के देखो, इसलिए आपको आज पूरी डिटेल में पढ़ाया भी है कि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। स्नेरियो बना हुआ होता है जिसमें या हाइपोवोलेमिक शॉक का वो स्नेरियो होता है, या वो सेप्टिक इंस्ट्रूमेंट अबॉर्शन का जिक्र करके वो देते हैं सेप्टिक शॉक, या वो कोई देते हैं जी लेबर काम कर रहा है, ठीक है, वो फैक्ट्री के अंदर, वो भी वो करके एक स्नेरियो बना के हाइपोवोलेमिक शॉक देने की कोशिश करते हैं। बर्न का स्नेरियो आ जाता है। इसी तरह ये जो है आपका ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये फ्लो चार्ट आप कर लोगे तो आपको पैथोफिजियोलॉजी सारी कवर हो जाएगी, जो आपने वो जो प्रोग्रेसिव शॉक के अंदर सारी की, ये वही चीज है। ठीक है जी सर कोल्ड और वार्म शॉक को आप रिपीट कर बेटा? दें। कोल्ड और वार्म शॉक मैंने बताया आपको कि आप अपनी आसानी के लिए ये याद रखो, वो शॉक जिसके अंदर एक्सट्रीमिटीज कोल्ड हो जाए वो कोल्ड शॉक है। जैसे कि हाइपोवोलेमिक शॉक इज अ कोल्ड शॉक, सेप्टिक शॉक इज वार्म शॉक। लेकिन कई जगहों पे सेप्टिक शॉक इज वार्म एज वेल एज कोल्ड। ठीक है, कई सेप्टिक शॉक ऐसे भी होते हैं कि सेप्सिस होता है, फीवर होता है, लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज होती हैं वो कोल्ड होती हैं। वो ऐसा होता है जिसमें मायोकार्डियम पहले इन्वॉल्व हुआ हो, मायोकार्डियल डिसफंक्शन हो। ठीक है, और वार्म शॉक वो होते हैं जिसमें वेजोमोटर पैरालिसिस हो, जैसे कि सेप्टिक शॉक है, ब्रेन इन्वॉल्व है। आपको बताया भी था, आगे फीवर है इंशाल्लाह स्किन टेम्परेचर में पढ़ाऊंगा भी। जो फीवर होता है वो ब्रेन से उसका ताल्लुक है, हाइपोथैलेमस से। तो अगर ब्रेन इन्वॉल्व है तो यानी कि फीवर है, वार्म शॉक है, वेजोमोटर पैरालिसिस है। तो सेप्टिक शॉक मे बी कोल्ड, मे बी वार्म, बट हाइपोवोलेमिक शॉक इज कोल्ड शॉक। कोल्ड। ओके, थैंक यू सर। सर क्वेश्चन है ये जो सर कोल्ड और वार्म है, तो जैसे हमें होम्योस्टेसिस में पढ़ा हुआ है कि इसके लिए भी कंपेंसेशन होती है, वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन, वो यहाँ भी तो लिंक हो सकता है क्योंकि वो भी सर्कुलेशन से रिलेटेड हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। इसकी अगर डिटेल में जाओगे तो बहुत डिटेल है आपकी, कैपिलरी परमिएबिलिटी की भी, कैपिलरी फिलिंग की भी, वो भी आपको दोनों की अलग-अलग फिलिंग करनी पड़ेगी। वो मतलब है कि ये अगर आप डिटेल में चले जाओगे तो वो तो आगे काफी कुछ है इसमें। ओके सर, शुक्रिया। लेकिन मैंने जस्ट इसका थोड़ा सा आपको इसलिए नॉलेज दिया क्योंकि ये वो पूछ लेते हैं, वाइवे के अंदर पूछ लेते हैं। जी सर, थैंक। जी कुछ पूछना चाहते हो बेटा कि हम शुरू करें नया टॉपिक? सर जो एनाफिलेक्टिक शॉक होता है, सर आपने कहा है उसका सबसे ज्यादा माइन्यूट इफेक्ट होता है, मतलब इन सारे शॉक्स से, मतलब एज एन अ कंपैरिजन। तो सर ऐसा क्यों होता है? क्या बेटा, क्या पूछ रहे हो जवाब? सर आपने कहा है कि एनाफिलेक्टिक शॉक जो होता है सर, जो कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है सर, वो जो है उसका इन बाकी शॉक्स जितने भी हैं उनके मतलब एज एन कंपैरिजन इसका सबसे माइन्यूट या कम इफेक्ट होता है। तो सर ऐसा क्यों होता है, मतलब इसका इफेक्ट कम क्यों होता है और बाकी शॉक्स का उसका इतना कम ज्यादा? क्यों इफेक्ट होता है? यस सर। एलर्जिक रिएक्शंस का कम क्यों होता है, ये पूछना चाह रहे हो? जैसे ही पूछना चाह रहा हूँ। बेटा हर डिजीज की सिवियरिटी होती है, ठीक है,
उसके मुताबिक ही होना होता है, लेकिन ये भी कोई कम नहीं होता। अगर इसको भी ट्रीटमेंट ना की जाए तो एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और वो बंदा डेथ हो सकती है। इसको भी आप हिस्टामीन और वो चीजें ना दोगे, अगर उसकी एलर्जिक रिएक्शन कंट्रोल नहीं करोगे तो ये भी हो सकता है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, आप शुरू करें रेस्पिरेशन, तैयार हो? सर कल से ना करना। नहीं तो आप 1.5 घंटा क्या करें? हम लोग से यही बार रिवाइज कर लेंगे सर, आप हमें स्लाइड शेयर कर। नहीं पढ़ते तो नाम पल्मोनरी वेंटिलेशन शुरू करते हैं, क्योंकि कल बेटा मैंने नहीं होना, मैंने जाना है सरगोदा इम्तिहान लेने। तो कल डॉक्टर सादिया आपको पढ़ाएंगी, लेकिन वो ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ाएंगी, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ाएंगी, सेकंड चैप्टर रेस्पिरेशन का। तो थोड़ा सा तो आपको पता हो कि आपने पढ़ना क्या है। पल्मोनरी जो वेंटिलेशन है वो मैं आज स्टार्ट आपको ले लेता हूँ। जी कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जी सर ये चैप्टर 38 है, बेटा नई पल्मोनरी बुक, वेंटिलेशन। मेरा ख्याल है चैप्टर 38 है। नई बुक्स में मुझे नहीं आइडिया, पहले तो ये 37 था। क्या आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है? गाइटन कौन सा एडिशन है? 38 ही है। कौन सा एडिशन है गाइटन का आपके पास? सर ये 14 एडिशन। हाँ मेरा ख्याल 38 ही है। स्टार्ट है, पहला चैप्टर है बेटा, रेस्पिरेशन का पहला चैप्टर है जो कि आपने पढ़ाना है मुझे। आपको पता है सारा रेस्पिरेशन का, आप जान के करते हो। बताओ जी सारा कुछ। जी ज़ैनब नुमान, रेस्पिरेशन क्या होती है? सर रेस्पिरेशन हम लोग की होती है कि बेसिकली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस एक्सचेंज होते हैं रेस्पिरेशन के अंदर, और ये सेलुलर लेवल के ऊपर होता है, और लंग्स में होता है एल्वेलाई के आगे कैपिलरी बेड होता है उसके थ्रू। तो आप ये कहना चाह रही हो कि रेस्पिरेशन जो होती है वो होती है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, या एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन, ऐसे ही है? सर वो तो ब्रीथिंग होती है, इनहेलेशन Very एक्सहेलेशन, रेस्पिरेशन तो अंदर ये होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन। रेस्पिरेशन अगर देखा जाए तो इसमें पल्मोनरी वेंटिलेशन आ जाएगी जी। फिर जब पल्मोनरी वेंटिलेशन आप कर लोगे, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, लंग्स तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आपके ब्लड से लंग्स में आ जाएगी, तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, जो आपका थर्ड चैप्टर है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड आपके लंग्स में आएगी। फिर आपका फोर्थ चैप्टर शुरू होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहला चैप्टर था पल्मोनरी वेंटिलेशन, जिसमें हमने जस्ट लंग्स तक ही रहना है। फिर दूसरा चैप्टर पल्मोनरी सर्कुलेशन, क्योंकि वो आप सर्कुलेशन में भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो, वो डॉक्टर सादिया मेरे यहाँ वो करवा देंगे कल इंशाल्लाह वो चैप्टर। फिर हम करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कि अब लंग्स तक पहुंच गई गैसेस तो उन्होंने एक्सचेंज कैसे होना है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की लेयर्स कैसे कितनी है, ठीक है, डिफ्यूजन कैसे होनी है, डिफ्यूजन कैपेसिटी क्या होती है। सर एक रेस्पिरेशन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी भी तो होती है सर, वो जो एनर्जी मॉलिक्यूल्स। हाँ हाँ वो भी होती है, वो बताऊंगा, वो टिश्यू लेवल पे होती है ना, आगे बताता हूँ पुत्र, चलने तो दो। मैं तो भी पहले चैप्टर पे स्टार्ट लिया कि पल्मोनरी वेंटिलेशन पहला चैप्टर है। इसका मतलब है कि आपने एयर अल्वोलाई तक पहुंचानी है ऑक्सीजन, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करानी है।
अब वहां जब अल्वुलाई के लेवल पे पहुंच जाएगी, वहां पे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होगी, वो वहां से फिर आपने पढ़ना है कि कैसे डिफ्यूजन होगी ऑक्सीजन की और कार्बन डाइऑक्साइड की, और ऑक्सीजन कैसे कैसे जाएगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर्स आपने पढ़ने हैं, ऑक्सीजन के कहाँ पे कितने कितने होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने कितने होंगे। लंग के जोन्स की बात होगी, जोन 1 2 3, कहाँ पे कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो होती है, कहाँ पे इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो होती है और कहाँ पे ब्लड फ्लो होती ही नहीं है, ये आपने पढ़ना है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के अंदर आप पढ़ोगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होती है? हीमोग्लोबिन। वेरी गुड फखर, हीमोग्लोबिन। ठीक है, आरबीसीज के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आप पढ़ोगे, उसकी कॉजेज लेफ्ट शिफ्ट क्या होती है, राइट शिफ्ट क्या होती है, व्हाट इज P50, वो पार्शियल प्रेशर जहां 50% हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेट होती है, इसका हम जिक्र करेंगे। बोर्स इफेक्ट पढ़ेंगे जो कि अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन होती है। ठीक है, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ने किस किस तरह से ट्रांसपोर्ट होना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है उसमें हम क्लोराइड शिफ्ट की बात करेंगे, ये चीजें आप चौथे चैप्टर में पढ़ोगे। फिर हम पढ़ेंगे रेगुलेशन कैसे होनी है इसकी। ठीक है, रेगुलेशन दो तरह से होगी, नर्वस रेगुलेशन और केमिकल रेगुलेशन। नर्वस रेगुलेशन में आप सेंटर्स की बात करोगे कि आपके ब्रेन के अंदर, मेडल्ला में और पोन्स के अंदर, ठीक है, यानी कि ब्रेन स्टेप में इसके सेंटर्स होते हैं, दो मेडलरी सेंटर्स होते हैं, दो पोंटाइन सेंटर्स होते हैं। जो मेडल्ला में सेंटर्स होते हैं वो डोर्सल और वेंट्रल ग्रुप कहलाते हैं, जो पोन्स में होते हैं उनको आप न्यूमोटैक्सिक और एपन्यूस्टिक सेंटर कहते हो। फिर हम पढ़ेंगे केमिकल रेगुलेशन कैसे होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस का क्या इफेक्ट होता है, कि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स आपके एयोटिक और कैरोटिड बॉडीज में होते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं। फिर सेंट्रल कीमोसेंसिटिव एरियाज होते हैं जिन पे हाइड्रोजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट होता है, अगर इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो फिर आप हाइपर वेंटिलेट करते हो, मैसेज जाता है ब्रेन तक। फिर हम इनकी ये जब हम खत्म कर लेंगे कि रेगुलेशन ऐसे होती है, फिर हम डिजीजेस पे आएंगे। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस क्या होती हैं। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीजेस क्या होती हैं और रिस्ट्रिक्टिव क्या होती हैं, उसमें हम एम्फाइजीमा, एस्थमा, ठीक है, ब्रोंकाइटिस, ये हम इसका जिक्र करेंगे। ठीक है, FEV1/FVC रेशो का जिक्र आएगा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट का जिक्र आएगा। ठीक है, तो ये रेस्पिरेशन का ओवरव्यू है जो हमने इन चैप्टर्स में मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि इन चैप्टर्स के अंदर हमने क्या पढ़ना है। उसके बाद आपकी अल्टर्ड इन्वायरमेंट शुरू होगी, जिसमें से एक क्वेश्चन आता है आपका, और वो होता है डीप सी फिजियोलॉजी, हाई एल्टीट्यूड फिजियोलॉजी एंड स्किन टेम्परेचर। ठीक है, आधा क्वेश्चन स्किन टेम्परेचर से आता है, आधा उधर से आता है, तो ये आपके तीन जो चैप्टर होंगे ये आप इनका एक क्वेश्चन आता है प्रॉफ में, और रेस्पिरेशन में से भी एक आता है। हार्ट और सर्कुलेशन में से दो आते हैं, एक हार्ट में से एक सर्कुलेशन में से। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रेस्पिरेशन में कई लोग डीप सी और हाई एल्टीट्यूड को रेस्पिरेशन में शामिल करते हैं, वो उसमें शामिल नहीं है। हाई एल्टीट्यूड, डीप फिजियोलॉजी, डीप सी फिजियोलॉजी और आपका बॉडी टेम्परेचर जो है रेगुलेशन, वो एक अलग चीज है, उसमें से एक क्वेश्चन अलग बनता है। तो हम रेस्पिरेशन का मैंने आपको ओवरव्यू दिया। अब हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन से हमें से लॉज पता होने चाहिए कि बॉयल लॉ क्या होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है, एवोगाड्रोस लॉ क्या होता है, डाल्टन थ्योरी क्या है। ठीक है, तो ये आप पहले फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा ख्याल है पढ़ चुके हो, इसको एक दफा रिफ्रेश हम करेंगे। आज मैं ये लॉ आपको पढ़ाऊंगा और फिर मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग पढ़ाऊंगा कि मैकेनिक्स कैसे, कौन से मसल इन्वॉल्व है इंस्पिरेशन में, कौन से मसल है एक्सपायरेशन में, क्वाइट ब्रीदिंग में कौन से मसल इन्वॉल्व है, और आपके एक्टिव ब्रीदिंग, फोर्स ब्रीदिंग कौन सा इन्वॉल्व है, उनकी नर्व सप्लाई क्या है। ठीक है, ये बात होगी। फिर कौन सी दो मूवमेंट्स हैं जो करके मैकेनिक्स होती है ब्रीदिंग की, पंप हैंडल मूवमेंट और बकेट हैंडल मूवमेंट, उसका हम जिक्र करेंगे कि उसमें एंट्रोपोस्टीरियर डायामीटर के साथ क्या होता है। ठीक है, ये आप हम बात करेंगे।
और उसके बाद हम करेंगे लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटी की बात। आइडल वॉल्यूम क्या होती है और वाइटल कैपेसिटी क्या होती है। तो लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटी और स्पायरोमीटर, आप इंशाल्लाह जब कैंपस में आओगे तो ये प्रैक्टिकल भी आप करोगे, स्पायरोग्राफ, ठीक है, उसमें लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटी मेजर करोगे आप। उसके अलावा हमने पता होगा इस चैप्टर में स्पेस क्या होती है, आल्वियोलाई कैसा क्या होते हैं, ठीक है। डेड स्पेस क्या होती है, वो स्पेस जो कि डेड होती है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती, उसको डेड स्पेस बोलते हैं। रेस्पिरेटरी ट्री का वो हिस्सा जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती। कोई मुझे बताएगा कि रेस्पिरेटरी ट्री कहां से स्टार्ट होता है? सर टर्मिनल ब्रोंकियोल। ना बेटा, नोज से स्टार्ट होगा, नोज से स्टार्ट होके आपका अल्वियोलाई तक जाएगा, उसको रेस्पिरेटरी ट्रंक या ट्री कहते हैं। अब इसका वो हिस्सा जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो डेड स्पेस है। नोज से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक हिस्सा सिर्फ कंडक्टिंग पाथवे है, एयर को कंडक्ट करता है, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होती, उसको आप डेड स्पेस का नाम देते हो। और वो हिस्सा जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है, वो आपका डेड स्पेस में शामिल नहीं होता, वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला एरिया होता है। दो इसके हिस्से हैं, एक कंडक्टिंग पाथवे, एक एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला एरिया, ठीक है, और वो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और अल्वियोलाई होते हैं। मोस्टली अल्वियोलाई होते हैं जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो हम ये डेड स्पेस की बात करेंगे, फिर हम लंग कंप्लायंस की बात करेंगे कि लंग एक्सटेंड टू विच द लंग कैन एक्सपेंड, लंग कितना हमारा एक्सपेंड हो सकता है, उसको लंग कंप्लायंस कहते हैं। सरफेक्टेंट की बात होगी कि सरफेक्टेंट कहां से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। सरफेक्टेंट आपके अल्वियोलाई के टाइप 2 सेल से प्रोड्यूस होते हैं और ये लंग को एक्सपेंड रखते हैं। अगर ये ना हो तो लंग एक्सपेंड नहीं होगा, लंग कोलैप्स हो जाएंगे, इसका जिक्र करेंगे। इसमें आ जाता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जो लैक ऑफ सरफेक्टेंट की वजह से होता है। अगर न्यू बॉर्न में सरफेक्टेंट ना प्रोड्यूस हो, अर्ली डिलीवरी हो जाए, ठीक है, इंट्रा यानी कि ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ के 25th वीक के बाद प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। अगर उससे पहले डिलीवरी हो जाए तो सरफेक्टेंट प्रोड्यूस नहीं होते, और सरफेक्टेंट नहीं होंगे तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा, और इन्फेंट्स में होगा तो उसको इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। इसका हम जिक्र करेंगे। प्रेशर्स का जिक्र करेंगे कि प्लूरल प्रेशर क्या होता है, अल्वियोलर प्रेशर क्या होता है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो ये इस चैप्टर की आपको कहानी बता दी। अब हम जो स्टार्ट लेंगे वो हम कुछ लॉज हैं जो आप पढ़ चुके हो उनसे शुरू करेंगे। ये आपकी बुक में शायद लॉज नहीं लिखे हुए, बुक में आपका मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग से ही स्टार्ट हो रहा है। इसमें पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट है और मसल्स जिक्र किया गया है, वो शुरू है। ये जस्ट आपको पढ़ने के लिए, इसको बेशक याद ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। कि टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इन अ गैस मिक्सचर। ये लॉ डाल्टन ने दिया था 1801 में, और इसको आइडियल गैस लॉ कहते हैं कि टोटल प्रेशर जितना भी है और वो इनका कॉम्बिनेशन है जितनी गैसेस उस मिक्सचर में है। फॉर एग्जांपल 4 गैसेस हैं तो 4 गैसेस का जो कंबाइंड प्रेशर होगा वो टोटल प्रेशर होगा। ये डाल्टन ने ला दिया था, ठीक है जी। तो ये करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको एक दफा देख लो आगे इनका, क्योंकि बार बार आएगा कि ये डाल्टन लॉ क्या था, आपका वो बोर्स लॉ क्या था, ठीक है। तो इसलिए इसको स्टार्ट में मैंने थोड़ा सा बता दिया। This law simply says that if you add up all the partial pressure of the component of gas, they will sum to the total pressure of the gas as a whole. It also defines partial pressure as a component of total pressure. बॉयल्स लॉ क्या है, ये आप में से कोई बता दे, पता ही होगा आप लोगों को।
अंदर आप एयर लेके जा रहे हो ना, वॉल्यूम इंक्रीज होगा और प्रेशर डिक्रीज होगा। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बॉयल्स लॉ था। चार्ल्स लॉ क्या था कि वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एवोगैड्रोस लॉ क्या था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये लॉ सिर्फ जस्ट आप एक रीड कर लेना, इसमें कोई वो इतना वो याद करने की जरूरत नहीं है। आइडियल गैस लॉ क्या था कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3 लॉज, चार्ल्स, बॉयल्स एंड एवोगैड्रो, इसको कंबाइन कर दो तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बनता है। तो ये तीनों लॉज का कॉम्बिनेशन है। हेनरीज लॉ क्या था, दिस लॉ सेज दैट ईच कंपोनेंट ऑफ गैस विल डिफ्यूज इनटू अ लिक्विड एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर। हायर द प्रेशर मोर ऑफ द गैस दैट विल एंटर द लिक्विड। इसमें उन्होंने ये कहा कि जो गैस है वो डिफ्यूज होगी अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर। अगर हाई प्रेशर होगा तो मोर गैस एंटर होगी लिक्विड में, उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। Gram's law, the relative rate of diffusion of gases under the same condition are inversely proportional to square root of density of these gases। इसका आगे कोई यूज नहीं आएगा आपकी रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में एक तो ये हेनरी लॉ का जिक्र आएगा, चार्ल्स लॉ का भी कोई नहीं आएगा, आपका बॉयल्स लॉ का जिक्र आएगा और आपका डाल्टन लॉ का जिक्र आएगा। डाल्टन, बॉयल्स और आप हेनरी लॉ करोगे बस। और बोर्स और हेल्डिन तो है ही है, क्योंकि बोर्स जो इफेक्ट है वो आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जब आपको पढ़ाया जाएगा उसमें आएगा, और हेल्डिन इफेक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। This relate to the fact that HB carry carbon dioxide or hydrogen better when it is not also carrying oxygen। यानी कि अगर हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन को कैरी कर सकता है। That HB carries oxygen better when it does not have to carry carbon dioxide and hydrogen। यानी कि हीमोग्लोबिन ही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करेगी और ऑक्सीजन को भी। अगर उसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी नहीं करेगी, ठीक है, वो बेटर ऑक्सीजन को कैरी करेगी। अगर कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि पहले डिस्प्लेस होना जरूरी है, अनलोडिंग होना जरूरी है, ठीक है, फिर दूसरी लोड होगी। बोर्स इफेक्ट, that oxygen unloading happen more readily when carbon dioxide hydrogen and concentration is high। जिस जगह पे कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उस जगह से हीमोग्लोबिन से अनलोडिंग हो जाएगी ऑक्सीजन की। दिस इज बोर इफेक्ट। और जैसे ही ऑक्सीजन की अनलोडिंग होगी, क्योंकि वहां पे टिश्यू और ऑक्सीजन को ऑक्सीजन की जरूरत है, टिश्यूज को ऑर्गन्स को ऑक्सीजन की जरूरत है, तो वहां हीमोग्लोबिन उसको अनलोड कर देगी। और जैसे ही वो अनलोड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पे है जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है या हाइड्रोजन ज्यादा है वो उसके साथ अटैच हो जाएगी। तो ये बोर्स इफेक्ट है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होगी और ऑक्सीजन डिस्प्लेस होगी, ये हेल्डिन इफेक्ट भी है। ठीक है जी, चलें। रेस्पिरेशन इज बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड एयर टू द सेल, यानी कि एटमॉस्फेयर से सेल में जाना विद इन टिश्यू, एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन। ठीक है जी। इसमें अब 4 चीजें हैं। एक तो पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरी है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एल्वुलाई एंड द ब्लड, यानी कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में जो उसकी डिफ्यूजन होनी है, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फिर रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट करना है। ये चारों चैप्टर्स के नाम हैं आपके। ठीक है जी। ये रेस्पिरेटरी ट्री है कि आपका नोज से शुरू हो रहा है, फिर ये ट्रैकिया है, ये ब्रोंकस है, राइट और लेफ्ट, अंदर जाके ये टर्मिनल ब्रोंक्योल्स बन जाते हैं और फिर यहाँ पे एल्वुलाई बन जाते हैं। ये क्वाइट ब्रीदिंग में मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है, जिसको आप डायाफ्राम कहते हो। थॉरैक्स आपने अगर पढ़ लिया एनाटॉमी में तो आपको मेरे से अच्छी बल्कि आती होगी इसकी एनाटॉमी। रेस्पिरेशन इंक्लूड 2 प्रोसेसेस, जो भी ये बच्चे बात कर रहे थे, आप बार बार उसकी एरोबिक और उसकी सेल्स तक। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी एज अ होल, यानी कि ऑक्सीजन आ रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रही है, दिस इज एक्सटर्नल। लेकिन इंटरनल क्या है कि वो अंदर जाके क्या हो क्या रहा है, ऑक्सीजन जो अंदर जा रही है
वो सेल तक कैसे पहुंच रही है, सेल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होके कैसे वापस आ रही है, दिस इज इंटरनल इन रेस्पिरेशन. इट इज अ यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन by the tissue or cells and production of carbon dioxide by the tissue or cell, and the gases exchange between the cell and their fluid medium is known as internal respiration. ठीक है जी. 4 processes of respiratory system. pulmonary ventilation जिसमें आ जाता है moving air into and out of the lung. External respiration, gases exchange between the lung and the blood, जो के डिफ्यूजन हो रही है आपकी रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन में. जब एयर लंग्स तक पहुंच गई तो वहां से एक्सचेंज कैसे होनी है, एक्सचेंज होके फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द लंग्स एंड टिश्यूज तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी और वहां से वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कैसे आएगी. और फिर वहां पे इंटरनल रेस्पिरेशन होगी जो कि गैसेस एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टेमिक ब्लड वेसल्स एंड टिश्यू. ठीक है, जब वो ब्लड के थ्रू वहां पहुंच जाएगी तो उनमें आपस में एक्सचेंज कैसे होना है अकॉर्डिंग टू देयर पार्शियल प्रेशर. अब टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होगा क्योंकि ऑक्सीजन यूज हो चुकी है और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाएगा, तो हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है. डिफ्यूजन हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है. ऑक्सीजन आपके पल्मोनरी ब्लड से एंटर होगा टिश्यूज में और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इसकी कंसंट्रेशन हाई है और पल्मोनरी ब्लड में कम है, वहां से वो डिफ्यूज होगी. ठीक है, तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन होगी. और चौथी चीज इसमें है क्या, रेगुलेशन. ठीक है, वो प्रोसेस नहीं है, वो तो होनी है. रेगुलेशन तो होनी है, नर्वस भी होगी, केमिकल भी होगी. ठीक है, वो 5वां पॉइंट है, लेकिन रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वो नहीं आता, लेकिन आप कह भी सकते हो कि वो आता भी है. जाहिर बात है रेगुलेशन होगी, आपका बॉडी, ब्रेन और आपके केमिकल रिसेप्टर सही काम कर रहे होंगे तो ये सारा कुछ होगा. फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके कुछ रेस्पिरेटरी फंक्शन है जिसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस है. लंग्स का ये काम है कि गैसेस एक्सचेंज कर रहा है. ठीक है, दूसरा पीएच मेंटेन कर रहा है. तीसरा एक्सक्रीशन ऑफ वाटर वेपर्स, एक्सक्रीशन ऑफ सर्टेन वोलेटाइल सब्सटेंस लाइक एसीटोन. और रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं वो लाफिंग, सिंगिंग के अंदर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो फंक्शंस हैं उसमें कुछ रेस्पिरेटरी हैं और कुछ आपके कह सकते हो एंडोक्राइन और नॉन रेस्पिरेटरी हैं. रेस्पिरेटरी में आपके आ जाते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस मेन फंक्शन. उसके बाद पीएच की मेंटेनेंस, वाटर वेपर्स की एक्सक्रीशन, और ये मसल जो है वो लाफिंग और सिंगिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं. नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन में सेक्रेटरी फंक्शन है इसका, फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, और ये यूक्यू है, enumerate non-respiratory और endocrine function of lung या respiratory system. तो ये आपका 2 नंबर में आ चुका है. तो नॉन रेस्पिरेटरी में फॉर्मेशन ऑफ सर्फेक्टेंट. सर्फेक्टेंट सेक्रीट होते हैं बेटा टाइप 2 न्यूमोसाइट्स से. अल्वुलाई के अंदर सेल्स होते हैं वो ये टाइप 2 न्यूमोसाइट सेक्रीट होते हैं सर्फेक्टेंट, और ये लंग को जो है कोलैप्स होने से बचाते हैं. दूसरा फंक्शन जो इसके अंदर कैपिलरी एंडोथेलियम है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो सेक्रीट कर रही है एस, क्या, एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम. एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम, ये एंजाइम कन्वर्ट करता है एंजियोटेंशन 1 को 2 में. और ये आपको पता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में इसका रोल है. ये भी इसका रेस्पिरेटरी फंक्शन तो नहीं है ना, ब्लड प्रेशर की रेगुलेशन में आपका हेल्प कर रहा है. ठीक है, इसका आप कह सकते हो ये नॉन रेस्पिरेटरी और सेक्रेटरी और एंडोक्राइन फंक्शन है. ठीक है, कि एक तो ये पहला फंक्शन है सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं कहां से, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ऑफ अल्वुलाई. दूसरा ये एंजियोटेंशन कन्वर्टिंग एंजाइम सेक्रेट कर रहा है जो कि 1 को 2 में कन्वर्ट करते हैं. और आपको पता है लॉन्ग टर्म रेगुलेशन आप पढ़ चुके हो ब्लड प्रेशर की, वो इससे होती है. उसके अलावा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्ले रोल इन इम्यूनिटी. इम्यूनिटी में बेटा कैसे, एक तो इसके अंदर एल्व्यूलर मैक्रोफेज होते हैं. आप लोगों ने रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम में पढ़ा कि एल्व्यूलर मैक्रोफेज होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं. खुदा ना खास्ता अगर कोई वहां पे इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरिया चला गया तो वो ये उसको इनगल्फ कर देंगे, उसको उसकी फेगोसाइटोसिस कर देंगे.
ठीक है, exhibiting phagocytic activity to the presence of macrophages in alveoli which is called alveolar macrophages. These are known as pulmonary alveolar macrophages. दूसरा ये सिक्रीट करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन ए, IgA। टीयर्स के अंदर क्या कौन सी होती है एंटीबॉडी? सही IgA ही। शाबाश, ये ही होती है। वेरी गुड, ये MCQ है। सिक्रेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही सिक्रीट होते हैं। और दूसरा ये आपका इम्यूनिटी में किस तरह से रोल प्ले करते हैं, एक तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन सिक्रीट करके, दूसरा इसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं जिसको आप पल्मोनरी एल्वेओलर मैक्रोफेजेस कहते हो, जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं। चौथा फंक्शन है रेस्पिरेटरी सेल प्ले रोल इन एलर्जिक रिएक्शन बिकॉज मैस्ट सेल्स आर अबंडेंट इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो आपके मैस्ट सेल्स होते हैं वो ज्यादा रेस्पिरेटरी ट्रैक में होते हैं, और आपको पता है ये मैस्ट सेल जो हैं ये काम करते हैं एलर्जिक रिएक्शन में। ठीक है जी। अब अगर नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन आ जाए, ये सारे नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन है। ठीक है, एक सिक्रेटरी फंक्शन में आ जाता है सर्फेक्टेंट और एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और दूसरा ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं बाय सिक्रेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन, और इनके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि फेगोसाइटोसिस करते हैं। तीसरा, इसमें अबंडेंट मैस्ट सेल्स होते हैं और मैस्ट सेल्स जो है एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं मेडल्ला ऑब्लोंगेटा और पोन्स ऑफ ब्रेन में। दो सेंटर मेडल्ला में होते हैं जो कि आगे जाके हम इंशाल्लाह 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। नाम अभी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, आप को याद तो करने हैं। मेडल्ला ऑब्लोंगेटा में डोर्सल और वेंट्रल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, और पोन्स के अंदर जो होते हैं बेटा एपन्यूस्टिक सेंटर होता है और नीमोटैक्सिक सेंटर होता है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेटरी रेट को। ब्रीदिंग रेट एट रेस्ट जो 12 to 16 होता है नॉर्मल। ठीक है, कई बुक्स में 12 to 15 भी लिखा हुआ है, लेकिन 12 to 16 इज अ नॉर्मल। 18 से ज्यादा हो जाए तो उसको कहते हैं टेकिपनिया, और 12 से कम हो जाए तो उसको कहते हैं ब्रैकिपनिया। ठीक है, ये टर्म याद रखना, जैसे टैकिकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया था, ऐसे टेकिपनिया और ब्रैकिपनिया। ठीक है जी। तो अगर 18 से ज्यादा हो जाए तो उसको टेकिपनिया कहते हैं। 500 ml ऑफ एयर पर ब्रेथ आप लेके जाते हो, और ये टाइडल वॉल्यूम होता है। जितना आप नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन पे एयर एक ब्रेथ के अंदर लेके जाते हो उसको टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। नॉर्मल आप रेस्टिंग लेवल पे जितनी आप इंस्पायर एक्सपायर पर ब्रेथ करते हो, दिस इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, वो 500 ml होता है। और अगर देखा जाए लीटर्स के अंदर, 6 to 8 लीटर पर मिनट इज इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड। The air mixes with the gas in alveoli by simple diffusion, ये बात हो गई। हायर कंसंट्रेशन, जाहिर बात है जब एयर आती है लंग्स में, alveoli में पहुंचती है, ठीक है, तो ब्लड जहां वहां पे आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। ये तो आपको पढ़ाया गया होगा कि जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की कम होती है। कितनी होती है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन की? कोई आइडिया है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स में आ रहा है बेटा सफाई करवाने के लिए, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन है और ऑक्सीजन की कितनी है? ऑक्सीजन 45 किसकी होती है और 40 किसकी होती है? चलो यही बता दो, यहां तक मैं पहुंचा देता हूँ। बेटा एक कंसंट्रेशन 45 होती है, एक 40 होती है। ठीक है, 40 किसकी होती है और 45 किसकी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड 45 होगा कि ऑक्सीजन होगा? ऑक्सीजन 45। कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा ही हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगी 45 और का ऑक्सीजन 40 होगी। लेकिन alveoli के अंदर जो आप एयर लेके जा रहे हो, इंस्पायर करके लेके जा रहे हो, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो alveoli में पहुंचती है वो 102 तक होती है। तो ऑक्सीजन मूव करेगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और जो एयर आप अंदर लेके जा रहे हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगी फ्रॉम ब्लड टुवर्ड alveoli।
ठीक है, तो ये सिंपल डिफ्यूजन है। In this manner 250 ml of oxygen enter the body per minute and 200 ml of carbon dioxide is excreted। ये याद रखना है आपने, पर मिनट कितनी ऑक्सीजन एंटर हो रही है 250 ml और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट हो रही है 200 ml। ठीक है जी, ये बार बार वर्ड आगे आएंगे, बार बार आपको पार्शियल प्रेशर्स भी याद करने होंगे और इनके वॉल्यूम भी, तो ये थोड़ा थोड़ा साथ साथ देखते जाओ। सर टेकिपनिया की रेंज क्या थी? टेकिपनिया बेटा मोर देन 18 और मोर देन 18 पर मिनट रेस्पिरेटरी रेट। बेरिकिपनिया 12 और उससे कम। रेस्पिरेटरी ट्रैक ये दोबारा देख लें जी, नेजल कैविटी नोज से स्टार्ट हो रहा है और आपका राइट लेफ्ट ब्रोंकस, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और फिर अल्वुलाई। ये देखें जी अल्वुलाई, ठीक है, और ये रेस्पिरेटरी टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये सारा बच्चे कंडक्टिंग पाथवे है अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड दिस इज एक्चुअली डेड स्पेस। ठीक है, इसका कोई रोल नहीं एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, ये सिर्फ कंडक्टिंग पाथवे है। और ये अल्वुलाई जो है, आगे हम अल्वुलाई का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इसमें अल्वुलर डक्ट्स भी होती हैं। ये अल्वुलाई और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स ऐसा एरिया है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, क्योंकि डेड स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं आगे जाके आपको टाइप्स भी बताता हूँ, किस कंडीशन में इंक्रीज होती हैं, किस में डिक्रीज होती हैं, किस कौन सा मेथड है इसको मेजर करने का, वो हम इंशाल्लाह करेंगे, आज ही करेंगे या फिर अगले वीक में करेंगे। लेकिन ये बात याद रख लेना यहाँ तक कि ये कंडक्टिंग पाथवे इज एक्चुअली आर डेड स्पेस, और ये एक्सचेंज वाला पाथवे है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, जो कि अल्वुलाई और रेस्पिरेटरी और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब अल्वुलाई क्या होते हैं? दीज आर सराउंडेड बाय पल्मोनरी कैपिलरीज। 300 मिलियन अल्वुलाई होते हैं। टोटल एरिया ऑफ द अल्वुलर वॉल इन कांटेक्ट विद कैपिलरी इन बोथ लंग इज 70 मीटर स्क्वायर। ये बस एमसीक्यू के लिए याद करना है। इसमें जो सेल्स होते हैं, 2 टाइप सेल्स होते हैं, टाइप 1 एपिथेलियल सेल्स और टाइप 2 सेल्स। टाइप, और इसमें तीसरे टाइप के भी सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, जैसे कि मैक्रोफेजेस है। टाइप 1 एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं फ्लैट सेल्स होते हैं विद लार्ज साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन एंड आर प्राइमरी सेल्स ऑफ अल्वुलाई। बस यहाँ पे जो एमसीक्यू आता है वो यही पूछते हैं कि जी अल्वुलाई में कितने टाइप के सेल्स होते हैं? इसमें जी 2 टाइप के सेल्स होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट, और एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जैसे कि मैक्रोफेजेस हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, प्लाज्मा सेल्स हो गए, ठीक है, मास सेल्स हो गए, तो वो स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं। टाइप जो एपिथेलियल सेल्स की 2 ही टाइप्स हैं, 1 और 2। 1 वालों को प्राइमरी सेल्स ऑफ अल्वुलाई कहते हैं और 95% सरफेस एरिया इन्होंने कवर किया होता है। अक्सर बच्चे इस एरिया की वजह से कंफ्यूज हो कह देते हैं कि सरफेक्टेंट ये प्रोड्यूस करते हैं। 5% एरिया जो कवर किया होता है वो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स ने कवर किया होता है, और ये इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सेक्रीट करते हैं सरफेक्टेंट। तो ये एमसीक्यू है, C1 लेवल का एमसीक्यू, और ये बहुत दफा आप पूछते हैं। ठीक है जी। और उसके अलावा इसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, प्लाज्मा सेल, मास्ट सेल्स होते हैं। ठीक है, आपको बता दिया मास्ट सेल्स एलर्जिक रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं, और ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये आपके डिफेंस सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। ये अल्वुलाई का स्ट्रक्चर है जी, ये अल्वुलर सैक है, ये अल्वुलाई हैं, और ये कोटेड बाय सरफेक्टेंट जो अल्वुलाई के ही टाइप 2 सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये अल्वुलर डक्ट है। ठीक है, और फिर ये स्मूथ मसल्स और वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस, ऊपर जाके वो चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। दोबारा ये बात बता रहा हूँ, कंडक्टिंग सिस्टम अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स का कुछ पोर्शन और अल्वुलाई जो है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व है। यहां तक जो मैंने पढ़ाया इसको समराइज कोई कर देगा? फिर आप भी करते हैं मैकेनिक्स। जी बच्चों, कुछ समझ आई कि कुछ भी ना आई? मैंने जस्ट आपको अभी इंट्रोडक्शन कराया है, कोई मुश्किल चीज नहीं बताई। मैंने सिर्फ ये कहा कि कुछ लॉज हैं वो आपने करने हैं। बॉयज लॉ पहले पढ़ा हुआ है, चार्ल्स लॉ पढ़ा हुआ है, एवोगैड्रोस लॉ भी पढ़ा हुआ है। आज 2 चीजें की, एक बोर्स इफेक्ट किया और एक हेल्डिन इफेक्ट किया। बोर इफेक्ट मैंने आपको बताया कि अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन है, और हेल्डिन इफेक्ट यह है कि अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में फौरन कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ अटैच हो जाएगी।
ठीक है। और अनलोडिंग कहाँ पे होती है ऑक्सीजन की, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ये बताया। फिर मैंने कहा कि जी रेस्पिरेशन के दो प्रोसेस होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल में तो ये हो रहा है कि ये अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, ऑक्सीजन अंदर जा रही है, लेकिन अंदर जाके उसकी इंटरनल भी होती है। इंटरनल रेस्पिरेशन ये होती है कि वो जो सेल हैं या टिश्यूज हैं वो ऑक्सीजन यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होकर रिमूव कैसे हो रही है, ठीक है। फिर मैंने बताया आपको कि रेस्पिरेशन के अगर देखा जाए तो चार प्रोसेसेस हैं। पहला है पल्मोनरी वेंटिलेशन, दूसरा है एक्सचेंज डिफ्यूजन फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जो कि रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के अराउंड होगा जब अल्वुलाई पे पहुंचेगी ऑक्सीजन और उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड लाएगा, तो ठीक है, तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी। फिर मैंने तीसरा बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन होनी है और कार्बन डाइऑक्साइड होनी है, ठीक है। और फिर बताया आपको कि आप उसकी रेगुलेशन होनी है। फिर एक डेड स्पेस का जिक्र आया। डेड स्पेस मैंने कहा कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में या आज ही शायद मैं डेड स्पेस आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी आप इतना याद रख लो कि डेड स्पेस वो एरिया है जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं होता, नो से लेके टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है। और टर्मिनल ब्रोंकियोल्स और अल्वुलाई जो है वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। फिर हमने अल्वुलाई का पूछा कि वो अल्वुलाई के अंदर कितने टाइप के सेल्स होते हैं, टाइप 1 टाइप 2, 95% टाइप 1 होते हैं, 5% टाइप 2 होते हैं, और टाइप 2 ही वो सेल्स होते हैं जो कि सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा अल्वुलाई के अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं, मास्ट सेल्स होते हैं, ठीक है, न्यूरोएंडोक्राइन सेल्स होते हैं, तो ये सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा कि कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग कैसे होती है। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग का मैंने बताया कि ब्रेन के अंदर मेडल्ला और पोन्स हैं जहां पे इसके सेंटर्स हैं, दो मेडलरी सेंटर हैं, दो पोंटाइन सेंटर्स हैं जो कि इसकी रेगुलेशन करवाते हैं। फिर मैंने बताया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर एक मिनट में देखा जाए या पर ब्रेथ देखा जाए तो आप कितनी एयर इंस्पायर कर रहे हो और एक्सपायर कर रहे हो, 500 ml है। अगर पर मिनट देखा जाए तो वो 5 to 6 लीटर्स में आती है, ठीक है। तो एक उसके मिनट में आप कितने ml ऑक्सीजन कर रहे हो और कितने कर रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव, 250 ml ऑक्सीजन और 200 ml कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है जी। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई वो मैंने बताई कि इसके फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शंस एक तो आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दूसरा आपको पता है एज अ बफर के तौर पे वेट करता है, तीसरा रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है जी, वाटर वेपर्स को भी रिमूव कर रहा है, एसीटोन वगैरह को रिमूव कर रहा है। ये तो इसके हैं। नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है, जिसको आप एंडोक्राइन फंक्शन भी कह सकते हो, सेक्रेटरी फंक्शंस भी कह सकते हो और नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन भी कह सकते हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन जो कि टाइप 2 सेल्स करते हैं। उसके अलावा इसमें मैंने बताया आपको कि इम्यूनिटी में रोल है। इम्यूनिटी में किस तरह से रोल है, इसमें मैक्रोफेजेस हैं और ये एंटीबॉडी आईजीए भी क्रिएट करती है। तीसरी चीज बताई एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि 1 को 2 में कन्वर्ट करते हैं और ये आपकी लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में रोल है। फिर मैंने बताया इसका आखिरी चौथा पॉइंट कि मास्ट सेल्स इसमें अबंडेंट होते हैं जो कि एलर्जी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है जी। तो ये नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन आपने करने, रेस्पिरेटरी तो आपको वैसे ही पता है इसके, लेकिन फंक्शन तो रेस्पिरेटरी यही है ना कि ये आपकी जो है एक्सचेंज वाला पार्ट कौन सा है, कंडक्टिंग पाथवे कौन सा है, ब्रीदिंग रेट नॉर्मल क्या होता है, टेकिपनिया क्या होता है, ब्रेकिपनिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है जी। अब आ जाओ जी मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। ब्रीदिंग कैसे होगी, ये अक्सर 3 नंबर में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में बच्चों आपने लिखना होता है मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग, इंस्पायरेशन में कौन से मसल इन्वॉल्व है, एक्सपायरेशन में, ठीक है, क्वाइट ब्रीदिंग में कौन से मसल इन्वॉल्व है और फोर्सफुल ब्रीदिंग में कौन से इन्वॉल्व है, लंग एक्सपैंड और कंट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, और एंट्रोपोस्टीरियर डायामीटर के साथ क्या होता है, ठीक है, और आपका जो है लेटरल डायामीटर के साथ क्या होता है। आप पंप हैंडल मूवमेंट और बकेट हैंडल मूवमेंट किसको कहते हैं,
ये सारा कुछ आपने मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में लिखना है, और ये पहले चैप्टर में आपके गाइडेंस में बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, और अभी मैं भी करता हूँ। तो इसमें आ जाता है लंग कैन बी एक्सपेंडेड एंड कंट्रैक्टेड इन 2 वेज। आप जब ब्रीदिंग करते हो, इंस्पायर करते हो, अभी भी आप अपना करके देखो, तो बाय डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, ठीक है, आप जब करते हो तो डायाफ्राम जो है वो आउटवर्ड मूव होता है, ठीक है, आउटवर्ड मूव होता है, तो उसको क्या कहेंगे, कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम के रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन। बेटा कैसे, सांस जरा लेके देखो, कंट्रैक्शन। सांस लेके आप देखो, और आप इंस्पायर जब करोगे तो डायाफ्राम आउटवर्ड मूव होगा, डायाफ्राम कंट्रैक्ट होगा। जब आप सांस छोड़ोगे, एक्सपायरेशन करोगे, तो डायाफ्राम रिलैक्स होगा। तो एक्सपायरेशन में, एक्सहेलेशन में डायाफ्राम रिलैक्स होता है, और आप जब इंस्पायर करते हो या इनहेलेट करते हो तो आपका डायाफ्राम कंट्रैक्ट होता है। तो आप कह सकते हो बाय डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, जब आउटवर्ड मूवमेंट होगी डायाफ्राम की तो इनहेलेशन होगी, जब डाउनवर्ड मूवमेंट होगी डायाफ्राम वापस रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, एक्सेलेशन होगी। तो पहले तो ये डायाफ्राम की बात इन्होंने की कि बाय डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट में इनहेलेशन हो रही है और डाउनवर्ड मूवमेंट में एक्सेलेशन हो रही है, और इससे क्या होगा, आपके जो चेस्ट कैविटी है उसकी लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज होगी, ठीक है, लेंथन और शॉर्टन द चेस्ट कैविटी। जब आउटवर्ड मूवमेंट होगी तो क्या होगा जी, चेस्ट कैविटी के साथ क्या होगा, बल्कि ये मैं इकट्ठे बताता हूँ, रिब्स भी देख लो। अब जब आप इंस्पायर करते हो, अभी सारे इंस्पायर करके देखो, ठीक है, तो डायाफ्राम आउटवर्ड मूव हुआ और रिब्स क्या हुई, एलिवेट हुई, ठीक है, फॉरवर्ड मूव। डायाफ्राम को डाउनवर्ड यार नहीं नीचे नहीं जाएगा, होना डायाफ्राम नीचे जाएगा डिसेंड और होगा। कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायाफ्राम नहीं, इनहेल करो जब, तो सर वो डायफ्राम कंट्रैक्ट होके डिसेंड करेगा। यस सर। इस पिक्चर में भी देख लें, ये लिखा हुआ है, डायाफ्राम नीचे जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा। डायाफ्राम जब कंट्रैक्ट करेगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, डायाफ्राम कंट्रैक्ट करेगा, ठीक है, और आपकी रिब्स जो है वो फॉरवर्ड मूव होगी, रिब्स जो केज है आपका फॉरवर्ड मूव होगा, एयर अंदर आएगी, ठीक है, फिर डायाफ्राम रिलैक्स होगा, जब रिलैक्स होगा तो आप एक्सपायर करोगे, रिब्स जो है वो बैकवर्ड मूव होंगी, ठीक है, वो डिक्रीज करेंगी एपी डायमीटर, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर, वो उनकी डिप्रेशन होगी रिब्स की, ठीक है। तो दोनों चीजें याद रखो, डाउनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम और एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ रिब केज, इन्होंने रोल प्ले किया आपके इनहेलेशन और एक्सेलेशन में, ठीक है, और इनसे आपका एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर पे भी इफेक्ट हुआ। एंटीरियर किसको कहते हैं, ये सामने वाले को, और पोस्टीरियर पीछे वाले को। तो एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर भी जो है वो इसके साथ ही इंक्रीज और डिक्रीज होगा जब आपकी रिब्स मूव करेंगी, ठीक है जी। तो ये एक तो मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2 चीजें आपका इसमें रोल प्ले कर रही हैं। एक तो डायाफ्राम, क्वाइट ब्रीदिंग के अंदर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ठीक है, एक्सरसाइज करोगे तो और मसल भी इन्वॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, स्टर्नोक्लिडोमास्टोइड, ये काफी मसल हैं, आगे जाके हम इनको देखते हैं, ये भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन क्वाइट ब्रीदिंग में भी आप बैठे हुए हो तो आप ब्रीथ कर रहे हो, तो आपका सिर्फ और सिर्फ डायाफ्राम इन्वॉल्व हो रहा है और रिब केज इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है। आउटवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट डायाफ्राम की हो रही है जिससे उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रही है, और एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ रिब केज हो रही है जिससे एपी डायमीटर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग, डायाफ्राम इन्वॉल्व है, और डायाफ्राम की नर्व सप्लाई फ्रेनिक नर्व है, उसकी रूट वैल्यू 5, 3, 4, 5 है, ये उसके लिहाज से इंपॉर्टेंट है, एनाटॉमी के लिहाज से। ड्यूरिंग इंस्पायरेशन कंट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होगी विच कॉज लोअर सरफेस ऑफ लंग डाउनवर्ड, बिल्कुल आप ठीक कह रहे थे, लोअर सरफेस ऑफ लंग डाउनवर्ड मूव होगी डायाफ्राम जब कंट्रैक्ट होगा। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन डायाफ्राम की रिलैक्सेशन होगी, इलास्टिक रिकॉइल ऑफ लंग्स, चेस्ट वॉल एंड एब्डोमिनल स्ट्रक्चर कंप्रेस होंगी, ठीक है, कंप्रेस का मतलब है डिप्रेस में जाएंगी चेस्ट वॉल, ठीक है, और एयर कैन एक्सपेल आउट, एपी डायमीटर डिक्रीज होगा, ठीक है जी।
अब बाय एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ रिब केज जो होती है उसको आप पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट भी कहते हो। इंक्रीज और डिक्रीज जो एपी डायमीटर आप कह रहे हो चेस्ट कैविटी का, वो दो तरह से होता है, एक पंप हैंडल मूवमेंट और एक बकेट हैंडल मूवमेंट। पंप हैंडल में क्या होगा, अब आपकी रिब्स मूव अप कर रही हैं, यानी कि एंटीरियर मूव कर रही हैं, इंस्पायरेशन में इंटीरियर मूव कर रही है, एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो रिब्स जो है वो मूव फॉरवर्ड कर रही हैं, तो उसमें क्या होगा, आपका जो स्टर्नम है वो भी फॉरवर्ड मूव करेगा, ठीक है, तो स्टर्नम जो है वो हैंडल के तौर पे एक्ट करेगा, तो ये इसको इसलिए पंप हैंडल मूवमेंट कहेंगे। बकेट हैंडल में रिब मूव आउटवर्ड, रिब्स डिप्रेस हो रही है ना, तो वो आउटवर्ड मूव करेंगी, और उससे क्या होगा, ट्रांसवर्स फैल जाएंगे ना, एपी डायमीटर कम होगा और आपका लेटरल डायमीटर जो ट्रांसवर्स डायमीटर है, ठीक है, ट्रांसवर्स इसको कहते हैं, ये वाला जो है ये डायमीटर, ये इंक्रीज होगा, वैसे रिब डिप्रेस हो रही है, अंदर की तरफ मूव हो रही है, तो ये बकेट हैंडल मूवमेंट कहलाएगी। जैसे आपने इसको रख दिया बिल्कुल उसके साथ बकेट के, उसके हैंडल को, ठीक है जी। तो मेन काम अगर आपको मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग आता है तो मेन काम आपने दो याद रखने हैं, डायाफ्राम और चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल में रिब्स, ठीक है, डायाफ्राम कंट्रैक्ट होगा तो इंस्पायरेशन होगी, रिलैक्स होगा तो एक्सपायरेशन होगी। जब डायाफ्राम कंट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, रिब्स मूव फॉरवर्ड, और डायाफ्राम रिलैक्स होगा तो रिब डिप्रेस होंगी, एलिवेट नहीं होंगी, डिप्रेस होंगी, और उसको कहते हैं बकेट हैंडल मूवमेंट। जब रिब्स एलिवेट होंगी, मूव फॉरवर्ड होंगी, तो उसको कहते हैं पंप हैंडल मूवमेंट, ठीक है। तो जो आपका इंस्पायरेशन में एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होगा, और जो आपका वो जो है क्या उसको कहते हैं, जो आपकी एक्सपायरेशन है उसमें आपका एंट्रोपोस्टीरियर डायमीटर डिक्रीज होगा और ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होगा, क्योंकि रिब्स डिप्रेस हो रही है, ठीक है जी। अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में जो मसल इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग एक्टिव ब्रीदिंग के अंदर, जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो या आपको हाइपर वेंटिलेशन की जरूरत होती है, तो उसमें एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, स्टेर्नोक्लिडोमास्टोइड है, स्ट्रेटस इंटीरियर है और सेक्लेनाई मसल है। और फोर्सफुल एक्सपायरेशन में एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ये आपने याद रखने हैं। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग यहाँ पे खत्म हुआ, उसमें आपने करना क्या है दोबारा, क्योंकि ये गाइटन में पूरा पैरा दिया हुआ है, और अगर ये आता है 5 नंबर में फिर तो आप पूरे पैरे भरो, लेकिन अगर ये 2 या 3 नंबर में पूछते हैं तो आपने सिंपल 2 या 3 बातें बतानी है हाईलाइट करके। एक तो डायाफ्राम कंट्रैक्ट और डायाफ्राम रिलैक्स, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम। दूसरा रिब की एलिवेशन और डिप्रेशन, और ये एपी जो डायामीटर है इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, और दो मूवमेंट सामने आ रही हैं, पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट। पंप हैंडल मूवमेंट में एपी डायामीटर इंक्रीज हो रहा है और बकेट हैंडल में एपी डायामीटर डिक्रीज हो रहा है और ट्रांसवर्स डायामीटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। मसल्स इन्वॉल्व डायाफ्राम है, उसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई कर रही है, और अगर फोर्सफुल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन कर रहे हो तो उसमें आपके और मसल भी इन्वॉल्व हैं, जिसमें इंस्पायरेशन के अंदर एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, स्टेर्नोक्लिडोमास्टोइड, स्ट्रेटस इंटीरियर और सेक्लेनाई, और एक्सपायरेशन में एब्डोमेन के मसल बाहर निकालना है, तो याद रखना एब्डोमेन भी इन्वॉल्व होगा, वो भी एयर को बाहर निकालने में रोल प्ले करेगा, और इंटरनल इंटरकोस्टल। इसके साथ ही आपका मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग 3 नंबर में कवर हो जाएगा, और ये मोटी मोटी चीजों को हाईलाइट कर देना, यानी कि मसल्स ऑफ इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन और फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन के मसल्स के नाम, ठीक है, और अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम, एलिवेशन डिप्रेशन ऑफ रिब केज, और इनको पंप हैंडल और बकेट हैंडल किस तरह कहते हैं। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो? यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो? किसी ने कुछ नहीं पूछना? अभी मैंने जो एक टॉपिक आपको कवर कराया जो कि आपके पहले पेज पे ये गाइडन के, वो है मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग। उसमें ये आपकी 4-5 स्लाइड्स आ जाती हैं, जिसमें मसल्स क्वाइट ब्रीदिंग में और मसल्स फोर्सफुल एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में, पंप हैंडल और बकेट हैंडल मूवमेंट, एपी डायमीटर के इंक्रीज डिक्रीज को कहते हैं, और लंग कैसे काम करते हैं, एक्सपेंड करते हैं और कंट्रैक्ट करते हैं बाय द मूवमेंट ऑफ डायाफ्राम और रिब केज, ठीक है जी। अब प्लूरल कैविटी क्या होती है?
लंग्स को कवर्ड किया होता है जी एक लेयर ने जिसको प्लूरा कहते हैं। ठीक है, थोरेक्स आपने पढ़ लिया एनाटॉमी में कि पढ़ना है अभी? पढ़ लिया फिर आप सर लोग पढ़ बताओ, लिया। लंग्स के अराउंड प्लूरा होता है, प्लूरा की कितनी डिवीजन होती हैं, कितनी लेयर्स होती हैं? तो पैराइटल और विज़रल। विज़रल और पैराइटल। बिल्कुल जी, प्लूरा कवर किया होता है, उसकी 2 लेयर्स है बेटा। विज़रल लेयर, विज़रल मीन विज़रा के साथ जो अटैच है, और पैराइटल लेयर जो आउटर लेयर है, और इनके बीच में जो स्पेस है उसको कहते हैं प्लूरल कैविटी। ये डायाफ्राम दिखाया हुआ है और ये प्लूरा सारा दिखाया हुआ है। ठीक है, लंग्स से इर्द गिर्द जो कवर है, जो अंदर वाली लेयर है जो विज़रा लंग्स के साथ अटैच है वो विज़रल प्लूरा है, और ये जो बाहर वाली लेयर है ये पैराइटल प्लूरा है, और बीच में ये जो आपको स्पेस नजर आ रही है ये जो ब्राउन कलर की, ये प्लूरल कैविटी है। और जो फ्लूइड अंदर होता है प्लूरल कैविटी, उसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, और ये प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑलवेज नेगेटिव ताकि लंग एक्सपेंड रहे। ठीक है, या ये बात याद रखने वाली है। ठीक है, प्लूरल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि ये जो प्लूरल कैविटी के अंदर फ्लूइड है वो एक्सर्ट करता है। ठीक है, प्लूरल कैविटी बिटवीन 2 प्लूरा, पैराइटल और विज़रल, और इसके जो फ्लूइड है उसको कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, और जो ये प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको कहते हैं प्लूरल प्रेशर, एंड दिस प्रेशर इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ताकि ये लंग को एक्सपेंड करके रखे। ठीक है बच्चों, चलें। Lungs are surrounded on each side by a double layer of membrane called pleura or pleural membrane. Visceral pleura attached to the lungs, and parietal outer layer and is attached to the inner side of the thoracic wall. Interpleural space between visceral and parietal layer of pleural membrane. Pleural fluid or intrapleural fluid जो होता है, it is a thin layer of fluid present between the 2 layer of pleura or in the pleural cavity. This fluid lubricate movement of the lungs within the cavity. एक तो इसका काम है lubrication, और दूसरा ये एक्सर्ट करता है प्रेशर जिसको इंट्राप्लूरल या प्लूरल प्रेशर कहते हैं, जो कि ऑलवेज नेगेटिव होता है और लंग को एक्सपेंड करके रखता है। ठीक है जी। collection of large amount of free fluid in the pleural space is called pleural effusion. अगर abnormal collection हो जाए pleural space के अंदर, ज्यादा फ्लूइड आ जाए तो उसको प्लूरल इफ्यूजन का नाम देते हैं, और वो होता है कार्डिक फेलियर में, कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में। ठीक है, और ब्लॉकेज ऑफ लिम्फेटिक्स है, ड्रेनिंग फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी प्रॉपर ड्रेन नहीं हो रहा जिसकी वजह से ये फ्लूइड इकट्ठा हो गया, तो उसको आप प्लूरल इफ्यूजन का नाम दोगे। Pneumothorax, presence of air in the pleural cavity is known as pneumothorax. Air enters either through a rupture or a hole in the chest wall. खुदा ना खास्ता किसी को कोई चाकू छुरी लग गया, कोई और गिरा है, कोई उसका प्लूरा रप्चर हो गया, ठीक है, और एयर अंदर चली जाए तो उसको कहते हैं न्यूमोथोरेक्स। ठीक है जी। यहां तक किसी ने कुछ पूछना हो बच्चे, मैं बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूं, ना समझ आए तो पूछ लो। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में किसी को कोई मसला? नो सर। दूसरी मैंने बात अभी तक, दूसरा जो क्वेश्चन है या दूसरा मैंने अभी टॉपिक पढ़ाया वो मैंने प्लूरा का स्ट्रक्चर बताया एनाटॉमिकल। ठीक है, कि लंग से इर्द गिर्द जो लेयर है वो प्लूरा कहलाती है। 2 उसकी लेयर्स हैं, एक विजरल और एक पैराइटल। जो अटैच है वो विजरल है और जो पेरिफेरी में है वो पैराइटल है। उनके बीच में कैविटी जिसको प्लूरल कैविटी कहते हैं, वो कैविटी के अंदर फ्लूइड होता है जिसको प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। वो फ्लूइड का 2 काम है, एक तो लुब्रिकेशन और एक वो फ्लूइड प्रेशर एक्सर्ट करता है जिसको प्लूरल प्रेशर कहते हैं, जो ऑलवेज नेगेटिव होता है और लंग को एक्सपेंड रखता है। ठीक है जी, ये चीज मैंने बताई अभी तक। और एक 2 पैथोलॉजिकल कंडीशंस बताई हैं कि अगर ये एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाए जो कि कार्डिक फेलियर में हो सकती है, किसी इन्फेक्शन में हो सकती है, या प्लूरल फ्लूइड की ड्रेनेज प्रॉपर ना हो, लिम्फेटिक्स ब्लॉक हो तो हो सकती है, उसको कहते हैं प्लूरल इफ्यूजन, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी। और दूसरा बताया न्यूमोथोरेक्स, अगर एयर एंटर हो जाए प्लूरल कैविटी के अंदर, ठीक है, या प्लूरा रप्चर हो जाए तो, ठीक है, उसको न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। चले जी, अब प्रेशर एंड इट्स चेंजेस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। 3 किस्म के प्रेशर होते हैं जी। ठीक है, एक तो आपका हो जाएगा प्लूरल प्रेशर जो कि आपने पढ़ लिया,
जो कि ऑलवेज नेगेटिव होता है, इंस्पायरेशन में भी एज वेल एज एक्सपायरेशन में भी वो पॉजिटिव की तरफ जाता है लेकिन रहता नेगेटिव ही है। यानी कि -5 से लेके -7.5 तक ड्यूरिंग इंस्पायरेशन होता है, फिर वो नीचे आता जरूर है लेकिन -2 तक ड्यूरिंग एक्सपायरेशन। अगर वो 0 तक चला जाता है या पॉजिटिव चला जाता है तो लंग कोलैप्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला प्रेशर है प्लूरल प्रेशर। दूसरा प्रेशर है एल्व्यूलर प्रेशर। जो अल्वुलाई होते हैं, लंग्स के अंदर अल्वुलाई होते हैं, वो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, उसको कहते हैं एल्व्यूलर प्रेशर। वो भी इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में फर्क होता है। और डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रेशर, alveolar and pleural pressure, is known as transpulmonary pressure. Difference between these two pressure, pleural pressure and alveolar pressure, is known as transpulmonary pressure. ठीक है जी। तो pleural pressure is the pressure of the fluid in the thin space between the pleura, बेटा ये भी UQ है। Define and draw the pressure and its changes during respiration with their normal values. यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं, अभी मैं आपको ग्राफ भी इसका दिखा देता हूं। Pleural pressure is the pressure of the fluid in the thin space between the lung pleura and the chest wall pleura, parietal pleura. Normally it is slightly negative pressure. -5 से -7.5 during inspiration and -2 during expiration. दूसरा alveolar pressure. It is the pressure of the air inside the lung alveoli. When no air is flowing into or out of the lungs, the pressure in all parts of the respiratory is considered to be 0, जो कि possible नहीं है। ये प्रेशर 0 वो कहते हैं alveoli में तभी हो सकता है जब कोई भी एयर इन आउट ना हो जाए हो, और ये कभी भी पॉसिबल नहीं हुआ एक जिंदा इंसान में। ठीक है, alveolar pressure is the pressure of the air inside the lung alveoli, और वो कहते हैं जब कोई भी एयर इन और आउट फ्लो ना हो तो ये इसको आप कह सकते हैं कि ये 0 हो सकता है। वैसे इंस्पायरेशन में -1 और एक्सपायरेशन में ये +1 होता है। वो कितना था, -5 से -7.5 तक, और -2 यानी कि वो नेगेटिव में ही रहेगा। लेकिन ये जो एल्वुलर प्रेशर है इंस्पायरेशन में नेगेटिव रहेगा, ठीक है, और एक्सपायरेशन में ये +1 तक जाएगा ताकि लंग्स को रिलैक्स करे। ठीक है, एल्वुलाई रिलैक्स हो। Transpulmonary pressure is the difference between the alveolar pressure and the pleural pressure. ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर होगा, और इट इज द प्रेशर डिफरेंस, या इसको आप ये भी कह सकते हो। अब एल्वुलाई तो लंग के अंदर है और प्लूरा लंग के बाहर है, तो आप इसको ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर को कह सकते हो। इट इज द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन इनसाइड द लंग माइनस प्रेशर आउटसाइड द लंग। इनसाइड प्रेशर यानी कि एल्वुलर प्रेशर, और आउटसाइड द लंग मतलब ये प्लूरल प्रेशर। उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो होगा आपका ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ये डायग्राम है, इससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जी कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा आप, आवाज आई थी। सर वो जो एल्वियोलर प्रेशर था +1 और -1, तो वो सेंटीमीटर में क्यों है? सेंटीमीटर ऑफ वाटर में भी प्रेशर हो सकता है। पूरा लिख लो, सेंटीमीटर ऑफ वाटर लिख लो। सर याद भी करना होता है सर, इतना काफी है। चलो बच्चों काफी है, तो मैं क्या कह रहा हूं काफी है, तो एक मिनट मुझे देखने दो। लंग कंप्लायंस और अच्छा काफी है, चलो ठीक है, ये मैं ग्राफ समझा के बस कर देता हूँ। लंग कंप्लायंस कल कर लेंगे, नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, प्लूरल प्रेशर जो बच्चों होता है, और एल्वुलर प्रेशर और ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, कोई डिफाइन कर दो प्लूरल प्रेशर क्या है, उसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है, फिर मैं ये ग्राफ समझाऊंगा आपको। और इस ग्राफ में थोड़ी सी गलती भी है, गाइटन के ग्राफ में। जी बच्चों, अभी ये रेड वाला ग्राफ आप छोड़ दो, ये तो नॉर्मल उन्होंने बताया ना। मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन आप 500 ml जो है वो लेके जाते हो, और 500 ml आप एग्जर्ट करते हो। ये टाइडल वॉल्यूम दिखाया हुआ है, ठीक है, यानी कि टाइडल वॉल्यूम 0.5 लीटर, ये लीटर में है ना। अगर मैं कहूँ तो वो लीटर को कन्वर्ट करूँ तो ml में, तो 500 ml बनता है। तो ये इंस्पायरेशन, ये देखिए नीचे ग्राफ में इंस्पायरेशन दिखाया है,
और ये एक्सपायरेशन में 500 ml आउट हो रहा है। तो ये नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है। एक इंस्पायरेशन की फेज दिखाई है। इंस्पायरेशन की फेज होती है आपकी 2 सेकंड की और एक्सपायरेशन की होती है 3 सेकंड की। टोटल ये जो फेज है ये 5 सेकंड की होती है। ये बात याद रखना, आगे जाके आएगी भी। इंस्पायरेशन 2 सेकंड की होती है, एक्सपायरेशन 3 सेकंड की होती है। टोटल जो ये 1 फेज है ये 5 सेकंड की होती है। इसमें 500 ml आप लेके जाते हो और 500 ml आप एक्सहेल करते हो। तो ये तो लंग वॉल्यूम दिखाया गया, इसको अभी साइड पे रहने दो। मैं अभी ये बात कर रहा हूँ प्रेशर की, लेकिन उससे पहले मुझे प्लूरल प्रेशर की डेफिनेशन बताएगा कोई बच्चा जी। सर ये फ्लूइड का प्रेशर होता है जो कि हमारी प्लूरल कैविटी में होता है। वेरी गुड। Pleural pressure is the pressure exerted by pleural fluid which is present inside the pleural cavity. और pleural cavity कहाँ पे है? Between the two pleura, visceral and parietal. और ये always negative होता है। इंस्पायरेशन में ये -5 और -7.5 तक जाता है और एक्सपायरेशन में ये -2 तक आता है। -2 तक मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ। -3 पे भी रुक सकता है, -4 पे, वो जितनी आप ब्रीदिंग कर रहे हो, लेकिन मैक्सिमम -2 तक आता है। ठीक है, तो अब ये जरा मेरे साथ साथ ग्राफ पे गौर करना। नॉर्मल मैंने कहा ये -5 से जब आप अभी रेस्ट पे भी हो तो 0 तो कभी भी नहीं होता बेटा, ये प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन आपको समझाने के लिए ये -5 से आपने स्टार्ट किया और ये -7.5 तक इंस्पायरेशन में आप आए। फिर आपने एक्सपायरेशन शुरू किया तो ये अपवर्ड मूव हुआ और -5 तक गया। क्या ये गलत नहीं है? -5 तक ये गलत है ग्राफ। -2 होना चाहिए। इसको आप करेक्ट करोगे, गाइटन के अंदर इसको करेक्ट करोगे, इसको ऊपर तक लेके जाओगे। गाइटन में ये करेक्शन है, ठीक है। ये -3 तक कम से कम जाना चाहिए, वैसे तो ये -2 तक जाना चाहिए, लेकिन इसको आप ऊपर थोड़ा सा ले जाओ ताकि -4 तक तो ये शो हो ना। तो जब भी आपने बनाना है, आपने -5 से शुरू करके मैक्सिमम ये इंस्पायरेशन में आ रहा है -7.5 तक और एक्सपायरेशन में ये -5 से ऊपर जाएगा, लेकिन -2 तक ये जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जाएगा, लंग कोलैप्स हो जाएंगे। तो ये -4 तक कम से कम या 3 तक इसको लाजमी ले जाओ और फिर इसको वहां से स्टार्ट करो। ठीक है, -2 तक ले जाके फिर इसको 5 तक और फिर ये सो एंड सो। लेकिन आपने एक ये बनानी है फेज इंस्पायरेशन की और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना है। ये समझ आ गया प्लूरल प्रेशर। अब एल्व्यूलर प्रेशर पे बनाना कैसे है? एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आपने इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ये अगर उधर होते मैं आपको बोर्ड पे बना के दिखा देता। ये आपने इंस्पायरेशन बनाना है और ये एक्सपायरेशन बनाना है। -8, -6, -4, -2, 0, +2। आपको पता है कि वो +1 तक की मैक्सिमम है एल्व्यूलर प्रेशर जो है, लेकिन आप +2 लिख लो। ठीक है, तो आपने पहला ड्रॉ करना है प्लूरल प्रेशर, वो -5 से नीचे मूव होगा। ठीक है, और फिर ये ऊपर जाएगा। इसी तरह आपका जो एल्व्यूलर प्रेशर है बेटा, वो 0 कभी भी मैंने कहा नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर आपको अब समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल हम 0 से शुरू करते हैं, जब कोई एयर अंदर बाहर एल्वुलाई पे नहीं होगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो ये आपका इंस्पायरेशन में -1 में आएगा, एक्सपायरेशन में ये +1 में जाएगा। ठीक है जी, और फिर ये कंटिन्यू हो जाएगा। जो इन दोनों का डिफरेंस आएगा इंस्पायरेशन में, फॉर एग्जांपल -7.5 को आप अगर करोगे, इसका डिफरेंस निकालोगे -1 के साथ, और इसका डिफरेंस आप -2 और +1 का निकालोगे, तो आपका ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आप समझ आ गया आपको एल्व्यूलर प्रेशर भी और प्लूरल प्रेशर भी? यस सर। और ये ग्राफ आप बना लो कि ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर या रिकॉइल प्रेशर जो होता है, जो इनका डिफरेंस होता है, ये प्लूरल प्रेशर आउटसाइड प्रेशर है और ये इनसाइड प्रेशर है एल्वुलाई। ठीक है, इन दोनों के डिफरेंस को ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। डेफिनेशन दोनों की आनी चाहिए, इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में इसकी भी आनी चाहिए। इनका डिफरेंस जो होता है ये होता है, और ये ग्राफ लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है ये ग्राफ। ठीक है सर, जो वॉल्यूम चेंज वाला भी है, करना है आपने। सर वॉल्यूम चेंज वाला भी बनाना होता है या बस बेटा प्रेशर का?
ये तो आपने स्पायरोमीटर, अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा लंग वॉल्यूम और कैपेसिटी, ये बार बार ग्राफ आपने ड्रा करना है। तो ये आपको मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ कि भी आप कंफ्यूज ना हो, भी प्रेशर पढ़े हैं तो प्रेशर बनाओ, लेकिन अगर ये भी आप बनाओ तो अच्छी बात है। ठीक है, ओके सर। हाँ जी, ये बना लो तो अच्छी बात है, साथ उसके कंपेयर हो जाएगा कि इंस्पायरेशन में आप 500 टाइटल वॉल्यूम इंस्पायर कर रहे हो और टाइटल वॉल्यूम में आप एक्सपायर कर रहे हो। सर आप यहाँ तक टाइटल मैं, वॉल्यूम रिपीट कर सकते हैं एक दफा? जी आप टाइटल वॉल्यूम एक दफा रिपीट कर सकते हैं? बेटा, टाइटल वॉल्यूम वो एयर जो आप एक ब्रेथ के अंदर आप अंदर लेके जा रहे हो 500 ml और एक्सपायर कर रहे हो उसी ब्रेथ के अंदर, तो वो भी 500 ml है ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग। आगे इसका आएगा, ये मैं आपको बता दूं, ये है जी आपका टाइटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड विद ईच ब्रेथ, ये वाला जो है आपका टाइटल, ये मैं आपको आगे जाके कराऊंगा सारा। अल्लाह करे ये आपका लॉकडाउन, मैंने इसलिए इसको आज पढ़ाया ना, भी कम पढ़ाया है, ताकि लॉकडाउन अगर खत्म हो जाता है तो ये ड्रॉ करके दिखाऊंगा, तब आपको समझ अच्छी आएगी। सर हॉलीडेज होंगी एक्सटेंड? अच्छा जी, आज मैंने 3 टॉपिक आपको रेस्पिरेशन के पढ़ाए। ठीक है, उन 3 टॉपिक्स में पहला टॉपिक बचे ये था कि मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, जिसमें मैंने आपको बताया, मैं आप समराइज कर रहा हूं आज के तीनों टॉपिक, गौर से सुन लो। मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में मैंने आपको बताया कि जी उसमें जो आपके क्वाइट ब्रीदिंग में मसल इन्वॉल्व है, डायाफ्राम है, नर्व सप्लाई उसकी फ्रेनिक नर्व है, और जो फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व है वो स्टर्नोक्लिडोमास्टाइड है, स्ट्रेटस इंटीरियर है, इंटरनल इंटरकोस्टल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, और आपका जो एब्डोमिनल रेक्टस है, ये आपके मसल इन्वॉल्व है। उसके लिए आपका डायाफ्राम ने मूव करना है और आपकी रिब केज ने मूव करना है। डायाफ्राम अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, और जो रिब केज है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उसकी एलिवेशन और डिप्रेशन होगी। इन दोनों चीजों के मूव करने से आपका जो एपी डायामीटर है वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा। अब अगर एपी डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो वो पंप हैंडल मूवमेंट है, अगर डिक्रीज हो रहा है और ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज हो रहा है तो वो बकेट हैंडल मूवमेंट है। ठीक है जी, तो ये आपका था मैकेनिक्स ऑफ ब्रीथिंग। दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया वो पढ़ाया प्लूरा के बारे में। ठीक है जी, कि जो प्लूरा आपका है उसके अंदर लेयर्स कितनी है, ये आप एनाटॉमी भी पढ़ चुके हो, उसके अंदर फ्लूइड है, उसकी एबनॉर्मल कंडीशन है फ्यूजन, और वो सारा बताया। जो इंपॉर्टेंट चीज बताई वो बताया प्रेशर 3 है। एक जो आउटर प्रेशर है जिसको आप प्लूरल प्रेशर कहते हो, एक इनर प्रेशर है जो एल्व्यूलर प्रेशर है, वो एल्व्यूलाई एक्सर्ट करते हैं, एल्व्यूलर फ्लूइड एक्सर्ट करता है। जो प्लूरल प्रेशर है वो प्लूरल फ्लूइड एक्सर्ट करता है। प्लूरल फ्लूइड जो होता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, ताकि लंग को खींच के रखे, एक्सपेंड करके रखे। ठीक है, और इनके दोनों के डिफरेंस को ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर कहते हैं। फिर मैंने इनका आपको ये ग्राफ दिखाया, ठीक है, जो कि मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने घर में प्रैक्टिस करनी है इसकी। सब ने ये ड्रॉ करके मुझे आज व्हाट्सएप करना है। या अभी ड्रॉ कर लो, मेरा टाइम है। लेक्चर कितने बजे तक है वैसे ये? 45। सर 45 तक। हाँ, 12:45। तो 5 मिनट रह गए। 11:45। कोई बात नहीं, लड़ क्यों रहे हो यार तुम लोग बच्चों मेरे से। 5 मिनट में बना लो ये ग्राफ जल्दी से, शाबाश, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। अगला लेक्चर आपका अगर है बायोकेम का तो करो, और इस ग्राफ को लाजमी बना लेना इंशाल्लाह। कल मैंने नहीं होना, कल डॉक्टर सादिया आपको पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ाएंगी, वो आप पहले पढ़ चुके हो, इसलिए उम्मीद है आपको मुश्किल नहीं लगेगा। उसमें लंग जोन की बात वो करेंगी, वेज प्रेशर की बात करेंगी, ठीक है, वो देख लेंगे। अगर आपको कोई मसला हुआ तो मैं रिपीट भी कर दूंगा, लेकिन आप कोशिश करना वो चैप्टर कल उन्होंने खत्म करना है, 2 लेक्चर हैं वो खत्म करेंगी, यहां से मैं कंटिन्यू कर लूंगा। ठीक है जी, तो कल भी आप ही पढ़ा दें। थैंक यू। ठीक है बेटा, जो जाना चाहे जा सकता है।
सर जी सर जो हमने पढ़ा कि हमारे फोर्सफुल इंस्पिरेशन में एक्सेसरी मसल्स हम यूज करते हैं जिसमें सक्लेनी और एंटीरियर सीरेटस, सर ये हमारी थोरेसिक कैविटी एक्सपैंड करते हैं। हाँ हाँ, इंस्पायरेशन में रोल है ना। इंस्पिरेशन में रोल है, लेकिन इनकी इंसर्शन और अटैचमेंट तो हमारी रिब्स और स्टमक के साथ है। जी ये कैसे इंक्रीज करते हैं थोरेसिक कैविटी को? ये तो एनाटॉमी वाले मेरे से ज्यादा बताएंगे, और आप बल्कि मुझे ज्यादा बताओगे इसके एक्शन पढ़ के स्नेल से। इसके आज एक्शन पढ़ना स्नेल से, ये क्या क्या करता है। सर मेरी बात सुनिए, जो पंप हैंडल मूवमेंट है और बकेट हैंडल है, इसमें आपने कहा ना कि इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर है वो इंक्रीज होता है, और एक में जो है ना बकेट हैंडल में जो है वो इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर डिक्रीज होती है और ट्रांसवर्स डायमीटर इंक्रीज होता है। तो सर ये सब कुछ बेटा रिब्स डिप्रेस हो जाएंगी ना, जब रिब्स डिप्रेस होंगी तो जाहिर बात है आपका पीछे जो बैक बोन है वो तो मूव नहीं करती ना। रिब जब डिप्रेशन की तरफ जाएंगी तो ट्रांसवर्स वो मूव होगा ना, ट्रांसवर्स डायमीटर फैलाव में चीज। आप सर ये सब कुछ इंस्पायरेशन में होगा ना? एक्सपायरेशन में बाहर निकालना है ना आपने। अच्छा ठीक है सर। कोई चीज सर ऊपर इसमें से यहाँ पे लिखा दबाओगे हुआ है तो बेटा कुछ दबाओगे तो चीज बाहर निकलेगी ना, ये दब रही है ना। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है बच्चों, शुक्रिया बहुत बहुत।